सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। है कि होने वाला संतान कैसा होगा, स्वस्थ होगा या होगा रोगी, यह हम लोगों की आज यह अभ्यास कक्षा है। कई विद्वानों ने अपने अपने सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार दिए। अब मैं अपनी विचार आप लोगों को देने जा रहा हूं। जहां आप लोगों की त्रुटियां हो वहां आप लोग इसे सुधार लीजिए। हम लोगों को जब हम लोग प्रत्येक दिन जब क्लास करते हैं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, तो सप्ताह में एक रोज हम लोगों को पूर्व में सीखे हुए विषय वस्तु या कुछ ऐसे विषय वस्तु जो हम लोगों ने महीनों पूर्व सीखा या पढ़ा, कभी कभार इस प्रकार का अभ्यास कक्षा होना चाहिए। अभ्यास कक्षा होने से मनोबल भी बढ़ता है और भूले बिसरे बात भी याद पड़ते हैं एवं साथ ही यदि हम सभी अपने विचारों को रखते हैं तो एक दूसरे के ज्ञान एवं अनुभव का साझा भी होने का संभावना काफी बनता है, जो हम लोगों के ज्ञान वर्धन में सहायक होता है। हम लोगों को जिस संतान के बारे में देखना हो या प्रश्न हो, उस संतान के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम भाव का हम लोगों को चयन करना चाहिए। प्रश्न हम लोगों का है तीसरे संतान के। यदि पहला संतान होता तो पंचम भाव हम लोग देखते, दूसरा संतान होता तो सातवां भाव देखते, तीसरा संतान है तो हम लोग नवम भाव। कायदे सभी भाव के लिए एक ही हैं। जो हम लोग पंचम भाव से संबंधित देखेंगे वहीं दूसरे संतान के लिए सातवां भाव नियम वही रहेगा, केवल भाव बदल जाए। अभी इस जातक की दशा गुरु की महादशा है, केतु की अंतरदशा है। इस जातक की आयु 1995 का डेट ऑफ बर्थ है। बाद बाकी जन्म कुंडली से तारीख समय सब कुछ निकल सकता है। यहाँ पर दो कुंडलियां बनी हुई है। यह जो लिखा हुआ है यहाँ पर ग्रहों की स्थितियां हैं एवं लाल रंग से ग्रहों के अंश दिए गए हैं। यह लग्न कुंडली है और यह क्या है तो यह सप्तमांश कुंडली है। बच्चे के लिए, संतान के लिए सप्तमांश कुंडली का उपयोग किया जाता है देखने। ग्रहों का अंश, ग्रहों के बल इत्यादि के देखने के लिए आवश्यक होता है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है। हमारे द्वारा बहुत जल्द नई कक्षा का भी शुभारंभ होने वाला है। यदि उसमें भी शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिए हुए हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं, शामिल हो। तो सबसे पहले हम लोग संबंधित भाव के भावेश को देखते हैं कि संबंधित भाव का भावेश मजबूत है या नहीं है। तो संबंधित भाव जो नवम भाव हुआ, यहाँ पे 9 नंबर की राशि है, उसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं जो अपने मित्र की राशि में है, शुभ ग्रह के साथ में। जब भी कोई ग्रह अपने मित्र की राशि में होता है, शुभ ग्रह के साथ में होता है, नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ में होता है, तो उसकी स्थिति अच्छी मानी जाती है। उसकी स्थिति अच्छी मानी जाती है। हाँ, यह भाव 12वां है, भाव 12वां है, इसलिए नवम भाव से, भले भाव 12वां नहीं, भाव 8वां है, इसलिए अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छे फल नहीं देते। जिस भाव के स्वामी 8वें भाव में चले आते हैं अच्छे फल नहीं। लेकिन यह भी नियम है कि जब भी कोई ग्रह छठे या 12वें भाव का स्वामी भी होकर के 8वें भाव में बैठता है तो एक प्रकार का विपरीत राजयोग बनाता है। विपरीत राजयोग मतलब यह हुआ कि हमको अच्छा फल अगर मिलने की संभावना है, तो अगर खराब फल भी मिलने की संभावना है तो उसको शुभ फल में परिणत होने की संभावनाएं बन जाती है।
लेकिन बात विपरीत राजयोग धन के लिए देता है, सुख के लिए देता है। तो संतान प्राप्ति की बात है या संतान की बात है तो व्यक्ति को संतान से भी सुख होता है। सुख का एक आधार यह भी है, तो कुछ ना कुछ हद तक ठीक। यह केंद्र भाव के स्वामी के साथ है, दूसरा भाव का भी स्वामी है। ये मार्केश भाव के हैं तो बात रोग की होती तो, लेकिन प्रथम दृष्टिया ठीक ठाक है। लेकिन यह रोग की तरफ इशारा करता है, क्योंकि आठवां भाव बीमारी शुरू होने का भाव नहीं है। दूसरा या सातवां भाव बीमारी शुरू होने का बात नहीं है। बीमारी की शुरुआत छठे भाव से होती है। मार्केश भाव मृत्यु देता है, तो रोग शुरू होगा तब तो मृत्यु होगा। जब रोग ही शुरू नहीं तो मृत्यु होगी? नहीं होगी। नहीं। हाँ बात। हाँ, यह आठवां भाव है, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। अब इस भाव का स्वामी सप्तमांश कुंडली में देखेंगे कि वह किस स्थिति में है। तो सप्तमांश कुंडली में उच्चिका है और केंद्र में है, दशम भाव में। केंद्र में है, उच्चिका है। उच्च के ग्रह कोई भी होते हैं, अगर केंद्र में है, उच्चिका है, अच्छा फल देता है। लेकिन यह क्या है, तो संतान के कुंडली में गुरुदेव शुभ फल प्रदाता नहीं है। यह नवमेश है, लेकिन यह संतान के कुंडली के लिए, संतान के विचार के लिए देव गुरु बृहस्पति अच्छे फल प्रदाता नहीं है। देव गुरु बृहस्पति केवल नवमेश ही नहीं है, देव गुरु बृहस्पति संतान के कारक भी है। तो संतान के कारक के कुंडली में देव गुरु बृहस्पति अकारक बन गए हैं। तो प्रथम दृष्टिया यही हुआ कि देव गुरु बृहस्पति खराब हैं, अच्छे फल प्रदाता भी नहीं है, आठवें भाव में भी नहीं है। इसलिए भावेश दृष्टिया तो क्या लग रहा है, अच्छा है, उच्च का हो गया, ठीक है, परंतु यह बीमारी देने का काम कर भी रहे। संतान के कारक होकर, वो भी मार्केश के साथ में युद्ध है, बीमारी तो पक्की है। अब इसके बाद में अगर यही सातवां भाव का भावेश नहीं, संबंधित भाव का भावेश मजबूत हो एवं जो भाव का विचार कर रहे हैं उस भाव का स्वामी सप्तमांश कुंडली में भी शुभ भावों के स्वामी हो, यानी कि शुभ फल प्रदाता होकर के अच्छी स्थिति में हो, तो संतान निरोगी होता है। वाली बात आई। इसके बाद में और भी कुछ देखेंगे हम लोग, वह क्या, तो सप्तमांश कुंडली के भी सप्तम भाव को देखेंगे। नौमा लग्न के तो सब सात नवम भाव देख लिए लग्न कुंडली का, इसका क्या स्थिति है और इसकी भी स्थिति क्या है। तो इसकी स्थिति को देखा जाए, नवम भाव के स्वामी गुरुदेव के साथ हैं। गुरुदेव यहाँ काफी बलवान हैं और बुरा फलदाता भी हैं। क्या है, बुरे फलदाता हैं और काफी बलवान हो गए। उच्च के होना मतलब काफी बलवान हो जाना ना। जी गुरु। और गुरु बुध को शत्रु मानता है, और यह तत्काल सप्तमांश कुंडली में, सप्तमांश कुंडली में संतान के लिए देव गुरु बृहस्पति बुध को अति शत्रु भी मान रहा है। यानी कि संतान कारक ग्रहों की स्थितियां ऐसी हो गई। क्या यह अच्छी बात हुई? तो नहीं हुआ। यह भी थोड़ा सा, यह भी भाव सप्तमांश कुंडली का भी भावेश नवम भाव का स्वामी थोड़ा खराब हो गया कि नहीं हो गया? हो गया खराब। उसके ऊपर से सप्तमांश कुंडली में नवम भाव के स्वामी शनि के द्वारा दृष्ट भी हो गए। तो सप्तमांश कुंडली का भावेश खराब हो गया। अब हम लोग आते हैं कि भाव पर पड़ने वाली दृष्टियां। तो लग्न कुंडली में भाव नवम भाव पे कोई दृष्टि खराब पड़ रही है? नहीं पड़ रही। तो शुक्र गुरु की दृष्टि नहीं है, राहु की दृष्टि नहीं है, मंगल की नहीं है, केतु की नहीं है, बुध चंद्रमा शनि किसी की भी नहीं है। तो जब किसी भी ग्रह की दृष्टि न पड़े तो भाव को समान स्थिति कहा जाता है। फिर उसके बाद में भावस्थ ग्रह को हम लोग देखते हैं।
क्या भावस्थ ग्रह अच्छे स्थिति में है, तो भावस्थ ग्रह मित्र राशि में, क्या भावस्थ ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह है? बात यहाँ जीव तत्वों की है, प्रश्न जीव तत्व की है, इसलिए यहाँ पर नैसर्गिक शुभ ग्रह एवं क्रूर ग्रह पाप ग्रहों का भी विश्लेषण करना होगा। तो यहाँ पे यह नैसर्गिक शुभ ग्रह नहीं है, नैसर्गिक क्रूर ग्रह है और अच्छी स्थिति में बलवान होकर बैठे हैं, और इनका सप्तमांश कुंडली में स्थिति देखा जाए ऊंची के भी हैं ये, तो सूर्यदेव काफी मजबूत हो गए, क्रूर ग्रह है। तो यह किस भाव के स्वामी है? किसी शुभ भाव या केंद्र भाव के यदि स्वामी है तब तो अच्छी बात है। भावस्थ ग्रह अगर विचारणीय भाव में यदि कोई नैसर्गिक क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठा हो, यह पॉइंट बहुत मजबूत है, नोट करने वाली है, आप लोग इसे नोट करें, आप लोग इसे नोट करें कि यदि विचारणीय भाव में, यदि विचारणीय भाव में कोई नैसर्गिक, यदि विचारणीय भाव में कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठा हुआ है तब तो स्थिति अच्छी है। यदि वह शत्रु राशि में भी है तो भी उतना नुकसान नहीं करता। अगर अपने अच्छे स्थिति में है, अपने स्व राशि के हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि के है, अपना मित्र राशि का नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो अति सुंदर बात है। यदि बात संतान की हो और संबंधित भाव में यदि कोई ग्रह नैसर्गिक पापग्रह या क्रूर ग्रह बैठा हुआ हो, अगर अपने अच्छे स्थिति में हो तो भी, अच्छा स्थिति में हो गया, मित्र राशि का है तो उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन स्वभाव तो नुकसान करने का ही है। अगर यही नीच का या शत्रु राशि का हो जाएगा क्रूर या पापग्रह तो ज्यादा नुकसान करेगा। लेकिन यदि कोई नैसर्गिक पापग्रह बैठ जाए तो फिर उसकी राशि को भावेशों के आधार पर देखेंगे कि गुणवत्ता उनकी बदली है या नहीं बदली। यदि वह केंद्र या त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के कोई नैसर्गिक पापग्रह क्रूर ग्रह बैठता है तो कम नुकसान करता है। यहाँ पर सूर्य देव ठीक है, अग्नि तत्व के ग्रह हैं एवं अग्नि तत्व वाले राशि में भी बैठे हुए हैं, परंतु यह पंचम भाव के स्वामी भी हैं। यदि केंद्र भाव के स्वामी होते तो भी इनका क्रूरता कम। पंचम भाव बुद्धि का है, वैसा बतलाया गया है पुस्तकों में, लघु पराशरी पुस्तक में भी बैठा गया है कि कोई भी कितना भी क्रूर क्यों न हो जाए और वह विद्यालय में जाए या गुरुजनों से जाए, बात बुद्धिमता की हो तो उसके क्रूरता कम हो जाती है। आप ही के गांव समाज में अगर कोई व्यक्ति है ज्यादा उग्र है, क्रूर है, उसके पास में प्रेम से जाकर अगर बुद्धिमानी से बात कीजिए तो तुरंत उसकी गुस्सा शांत हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये हो जाता है। तो इस बात को भी हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। केवल हम लोग जो विषय वस्तु अगर गलत दिख गया तो केवल उसी पर हम लोग नहीं चलेंगे, एक एक चीज को ध्यान पर देखेंगे, या हो गया तो भावस्थ ग्रह उतना नुकसानदायक नहीं हुआ। सप्तम भाव के सप्तमांश कुंडली में कोई भावस्थ ग्रह नहीं है। सप्तमांश कुंडली के में सप्तम नवम भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि है या नहीं है? तो शनि शुक्र की नहीं है, बुध गुरु केतु की नहीं है, मंगल की नहीं है, राहु चंद्रमा किसी की नहीं। तो जब किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होती तो यह स्थितियां सामान्य हो जाता है। यहां पर देखा जाएगा तो भावेशों के आधार पर या ग्रहों के दृष्टियों के आधार पर, भावेशों के आधार पर थोड़े अच्छी स्थिति नहीं दिखे। अब भाव की जहां तक बात हो गई तो यहाँ यह भी भाव ठीक है, यानी D1 का भी भाव ठीक है, D7 का भी भाव ठीक है। जब भाव में जब कोई उतना नुकसानदायक ग्रह नहीं है, भाव पर किसी भी ग्रहों की नीच दृष्टि नहीं है, भाव पर किसी नैसर्गिक पापग्रह की दृष्टि नहीं है, तो यह सामान्य स्थिति होगी। अब देखा जाए और भी क्या भाव शुभ कर्तरी पाप कर्तरी क्या है नहीं। यहाँ पर देखा जाए शुक्र गुरु, इधर देखा जाए बुध चंद्रमा, लग्न कुंडली तो यह शुभ कर्तरी में है और दोनों तरफ दो दो शुभ ग्रह रक्षा कर रहे हैं इस भाव का। दो दो शुभ ग्रह रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं गुरु जी। यह तो डबल शुभ कर्तरी हो गया ना, जी डबल शुभ कर्तरी हो गया।
हालांकि चंद्रमा थोड़ा क्षीण है, ठीक है, लेकिन बुध तो शुभग्रह है। बुध शुभग्रह है ना, क्योंकि यह तो सूर्य के साथ में युक्त नहीं है। शुक्र गुरु इधर हो गए, तो यह भी भाव शुभ कर्तरी में हो गया। क्या D7 में भी 9वां भाव शुभ कर्तरी है या नहीं है? तो एक तरफ गुरु बुध केतु, तो गुरु शुभग्रह बुध शुभग्रह, केतु कहाँ है? तो शुभग्रह के साथ में है, शुभग्रह की राशि में है, शुभग्रह से दृष्ट भी है। हालांकि शनि से भी दृष्ट है, शनि पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। यहाँ एक तरफ शुक्रदेव हैं, और शनिदेव क्या है? सप्तमांश कुंडली के योग कारक ग्रह, सप्तमांश कुंडली के योग कारक ग्रह हो करके अपने मित्र की राशि में है। तो शनि देव जब संतान के कुंडली में योग कारक ग्रह बन गए, यानी कि संतान प्रदाता कुंडली में, संतान सुख की कुंडली में शनि देव जब योग कारक बने, तो क्या संतान से संबंधित बातों में शनि देव कभी नुकसान करेंगे? नहीं करेंगे। सहयोग देंगे या नुकसान करेंगे? सहयोग करेंगे। यहाँ पर क्या शनि देव पापग्रह का काम कर रहे हैं भावेशों के आधार पर, या शुभग्रह का? शुभग्रह का। तो फिर यह भी भाव क्या हो गया? शुभ कर्तरी में हो गया। शुभ कर्तरी में हो गया, यानी कि भाव के फलों की रक्षा हो रही है। जी गुरुदेव। क्या हो रही है गुरुदेव, रक्षा हो रही है। भाव की रक्षा तो हो रही है, हाँ, सूर्य की जब भी किसी इम्यूनिटी कोई बढ़ा भी रहा है, भाव शुभ अच्छा कर्तरी में से है, ज्यादा से इम्प्रूव तो हो जाएगा, लेकिन उसको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो होगी होगी। हाँ तो वो तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि स्वास्थ्य हानि थोड़ी हो रही है, थोड़ा रोग होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन रक्षा भी तो हो रहा है। ये जो हम नहीं ना कह सकते हैं कि जन्म होते ही बच्चा मर जाएगा या मृत संतान का हाँ जन्म होगा। हाँ, तो वो तो इम्प्रूव तो कर लेगा, क्योंकि सूर्य उसका नहीं, 19 ऐसी स्थिति डिग्री नहीं का है। बैठा है संतान भाव में, तो वो इम्यूनिटी तो बढ़ा रहा है। अपन उसको लग्न मानते हैं, तो लग्न को मजबूती तो दे रहा है। चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद में यदि, हाँ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि भाव पाप कर्तरी में न हो तो सुफल मिलने की संभावनाएं होती है। भावस्थ ग्रह का कुंडली के छठे आठवें 12वें भाव का ग्रह न हो, यदि D7 में ही संबंधित भाव में अगर कुंडली के छठे आठवें 12वें का स्वामी बैठ जाए, या लग्न कुंडली में ही छठे आठवें 12वें का स्वामी संबंधित भाव में बैठ जाए, तो खराब। तो यहाँ पर स्थितियां नहीं, इसलिए ठीक ठाक है। स्वस्थ संतान के लिए संतान कारक ग्रह एवं भावेश के कुंडली में देखना चाहिए कि कैसी स्थिति है। तो संतान के कारक एवं संतान कारक देव गुरु बृहस्पति एवं देव गुरु बृहस्पति एवं संतान के कारक दोनों तो एक ही है। क्या यह मजबूत है या नहीं है? तो मजबूत हैं, लेकिन अच्छे फलदाता नहीं है। मजबूत होने के यहां भी मित्र राशि में यहां उच्च के हो गए, ठीक है, मजबूत तो है लेकिन अच्छे फलदाता नहीं है, इसलिए देव गुरु बृहस्पति की उपाय तो करने ही चाहिए। इसके बाद में साथ में जो वर्तमान में हम लोग फलादेश कर रहे हैं, उस समय गोचर में भी पीड़ित ना हो, या आने वाले दिनों में गोचर में पीड़ित ना हो। तो अभी देव गुरु बृहस्पति 2 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, यहीं पे गोचर कर रहे हैं ना गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो गोचर में ज्यादा करके पीड़ादायक ग्रह कौन होते हैं? तो शनि, राहु। तो शनि तो 11 नंबर की राशि में अभी लंबे दिनों तक रहेंगे, तो इनकी तीसरी दृष्टि लग्न तक ही आ रही है, गुरु तक नहीं जा रही। राहु या केतु 6 या 12 नंबर में अभी गोचर कर रहे हैं, यानी कि राहु देव 12 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, शुभाग्रह की राशि में है, शुभ हो गए।
गुरु पर दृष्टि नहीं है। फिर राशि अगर अशुभ होता तो हम कहते तीसरी दृष्टि, लेकिन यह शुभ ग्रह की ही राशि में है, इसलिए वैसी स्थिति में है। तो ठीक हो गया, संतान कारक ग्रह यहाँ पर ठीक। भाव पर पड़ने वाली दृष्टि का भी विचार हम लोगों ने कर ही लिया। D1 पर भी भाव में पाप दृष्टि शुभ दृष्टि का भी विचार करना चाहिए, D7 पर भी करना चाहिए, भी हम लोगों ने देखा किया। गोचर के अशुभ दृष्टि को अवश्य ही देखना चाहिए। क्या गोचर में अशुभ दृष्टि है? तो अशुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? एक शनिदेव। तो शनिदेव जो है वह तो 11 नंबर की राशि में है, तो इनकी तीसरी दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, पंचम भाव पर पड़ रही है, या तो अष्टम भाव पर पड़ रही है। लेकिन भाव पर नहीं पड़ रही है, भावेश पर पड़ रही है। किस पर पड़ रही है? भावेश भावेश लेकिन यह भावेश को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, भावेश को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। कारण यह है कि शनि भी गुरु को सम मानता है, गुरु भी शनि को सम मानता है, एवं भाव की मित्रता की स्थिति में तत्कालिक मित्र भी और सम मित्रवाद स्थिति हो गया। दूसरा, शनिदेव तो संतान के लिए नुकसान कर ही नहीं सकते। संतान वाले प्रश्न पर शनिदेव शुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि संतान कुंडली में शनिदेव योग कारक हो, इसलिए तो शनिदेव हट गए। अब आते हैं राहु देव, यहाँ पर गोचर में है, या जब गोचर की बात की जाएगी तो गोचर के ग्रह पर देखा जाएगा। तो गोचर में शनिदेव अभी यहीं पर है, 11 नंबर की ही राशि में, और गोचर के गुरु पर शनि की दृष्टि नहीं है। मंगल देव गोचर में कहां पर है? तो तीसरे भाव किस राशि में है? मिथुन राशि में है ना। मंगल देव गोचर में किस राशि में है? मिथुन राशि में। मिथुन राशि में है, तो मंगल के द्वारा भी गुरु दृष्टि नहीं है, राहु केतु किसी के द्वारा दृष्टि नहीं है, शनि से भी दृष्टि नहीं है। अगर राहु यहाँ पर 12 नंबर की राशि में है तो शुभ ग्रह की राशि में दृष्टि नहीं है। यानी कि गोचर में भी ठीक अशुभ दृष्टि भावेश पर नहीं है, गुरु पर नहीं है, इसलिए गुरु उतना नुकसान नहीं कर रहे हैं। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुजी। गुरुजी, केतु की 9वीं दृष्टि नहीं ऐसे पड़ती, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता गोचर में, जैसे केतु 6 नंबर में है? दोनों में से किसी एक की ही लेंगे ना। केतु के पास में तो आंख ही नहीं है, आंख तो राहु के पास में। केतु की भी ले सकते हैं, क्यों नहीं लेंगे? केतु की भी ले सकते हैं, तो केतु की भी लेंगे। तो केतु तो लग्न में ही बैठा हुआ है गोचर में गुरुजी। हाँ, तो गोचर में केतु की दृष्टि जब हमने गुरु की दृष्टि 9वीं 5वीं ले लिया, तो केतु की हाँ भी जी, दृष्टि तो 9वीं 5वीं होगी, तो यह 9वीं दृष्टि से देख रहा। हाँ जी, गुरु 2 नंबर पे गुरुजी को। हाँ, देख रहा। तो गुरु पर केतु की दृष्टि सर्वदा अच्छा ही होता है, क्योंकि दोनों एक ही गुण धर्म के ग्रह हैं। केतु भी मोक्ष के कारक है, गुरु भी मोक्ष के कारक है, यानी कि अध्यात्म के कारक। और जो अध्यात्म के कारक ग्रह होते हैं वह जीव तत्वों को नुकसान नहीं करते। केतु अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं कि नहीं लेकर जाते हैं? लेके जाते हैं। जी गुरु। तो जो अध्यात्म की तरफ लेकर जाता हो वह ज्यादा नुकसान करेगा? नहीं करेगा। नहीं। हाँ, अगर नुकसान वाली स्थितियां बन रही है तो उसमें सहयोग कर देगा, लेकिन प्रथम दृष्टिया स्वयं नुकसान का कारक नहीं बनेगा। केतु में यह गुण है। हाँ, अगर नुकसान हो रहा है तो उसमें बल दे देगा। यदि नुकसान हो रहा है तो उसमें बल दे देगा। अच्छा, आगे बात करते हैं। यदि महिला की कुंडली हो, यदि महिला की कुंडली हो
अब यहाँ पर संतान के लिए तो चर्चा आएगी। कुंडली तो आपको दो में से किसी एक की आ सकती है या दोनों की आ सकती है। कभी महिला की आ सकती है या पुरुष की आ सकती है या दोनों की आ सकती है ना। जी गुरुदेव। फिर हम लोग किस प्रकार का फलादेश करेंगे? जब बातें हल्का सा भी, जब भी बात हल्का सा भी बीमारी की तरफ इशारा करे, यहाँ पर तो सभी स्थितियां अच्छी दिख गई। हाँ, एक यही है कि जो भावेश देव गुरु बृहस्पति जो है वह अपने भाव से 12 में है, एवं सप्तमांश कुंडली में भी अकारक बन गए। बात तीसरे संतान की है। सूर्य देव अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो नवम भाव के, पंचम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, कुछ शुभता तो इनमें है, मित्र की राशि में है। एवं सूर्य देव केंद्र में सप्तमांश कुंडली में उच्च के होकर बैठे हैं, यानी कि सप्तमांश कुंडली में सूर्य अच्छे फल प्रदाता हो गए। उच्च के ग्रह अगर केंद्र में हो तो अच्छे फल देते हैं कि बुरे फल देते हैं? अच्छे फल देते हैं गुरुदेव। अच्छे फल देते हैं। हाँ, एकादशेष भी हैं, एकादशेष हैं, परंतु एकादशेष होकर इस कुंडली के एकादशेष होकर इस कुंडली में तो नवम भाव से संबंध नहीं बनाकर रखे हुए। इस कुंडली में अगर नवम भाव में है तो यह पंचम भाव के स्वामी होकर है। अगर इस कुंडली में भी सूर्यदेव अगर होते, अगर यहीं पे बैठे हुए होते तो एकादशेष होकर बैठते। अच्छी स्थिति। हमने यह कहा है कि यदि कुंडली महिला की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, तो यदि महिला की कुंडली है तो गर्भधारण से के समय से लेकर संतानोत्पत्ति के समय तक लग्नेश के स्थिति का विचार अवश्य करना चाहिए कि लग्नेश कब गोचर में कमजोर हो रहा है या पीड़ित हो रहा है। अगर बात बच्चे के स्वास्थ्य की तरफ भी अगर इशारा करता है, जैसे संबंधित भाव खराब हो रहा हो, संबंधित भावेश खराब हो रहा हो, हल्की भी बीमारी से भाव संबंध करता हो, तो यहाँ पर देखा जाए नवम भाव का स्वामी संबंधित विचारणीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव या क्या होता है? संक्रामक रोग का होता है। संक्रामक रोग मतलब समझते हैं? छुआछूत का रोग। हाँ, इन्फेक्शन वाली बीमारी वाले भाव में बैठे हुए हैं। और किसके साथ में है? तो मार्केश के साथ बैठे हुए हैं। और यही देवगुरु बृहस्पति कहाँ चले आए? तो यह संतान वाले कारक वाले भाव में। यह क्या है? तो वह कारक भी है, बीमारी और मृत्यु दोनों भाव के स्वामी है संतान कारक। तो फिर यहाँ पर जब यहाँ पर यह भी है, तो यदि कुंडली महिला की है तो हम लोगों को लग्नेश को अवश्य देखना है कि दोनों में स्थिति किसकी अच्छी है। तो अभी मंगल देव क्या है? अभी तो यहाँ पर हैं, लेकिन यह कुछ दिनों के बाद में तो यह कर्क राशि में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे मंगल देव? नीच के हो जी जाएंगे। गुरुदेव चलिए। नीच के हो जाएंगे। तो लग्नेश जब नीच का हो जाएगा तब तो लग्न भी कमजोर हो जाएगा ना। बिल्कुल, अभी भी नीचा रो ही है तो कमजोर तो है ही लग्न। अभी नीचाभिलाषी भी है और अब नीच भी होने वाला है। तो यदि 5 महीने तो 4 महीना आगे बढ़ा लेंगे तो 9 4 13, यानी कि देखिए तो जनवरी में 10-15 जनवरी या 20 जनवरी के आसपास में मंगल देव किस राशि में है और कितने डिग्री के हैं? बकरी है या मार्गी? जरा कोई आदमी देखकर बतलाए। तब तक हम पानी पीते हैं गिलास।
सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो किस भाव में जाएंगे उन्हें ना हम कह रहे हैं किस राशि में चले जाएंगे जनवरी 20 में, भले जनवरी 25 में, किसी ने देखा? जी गुरुदेव, कर्क राशि में है। बकरी है कि मार्गी? हम्म, कुछ नहीं है गुरुदेव, मार्गी है, बकरी नहीं। मार्गी है। एक मिनट हम भी देखते हैं। कुंडली सितंबर जनवरी, 16 जनवरी हम देख लिए 2025। मंगलदेव बकरी है। बकरी है गुरु जी। हाँ, वही तो मैं, जन्म के मंगल पर से गोचर करेंगे। मंगलदेव कर्क राशि में होकर के बकरी हैं। तो मंगलदेव कर्क राशि के हो करके जनवरी में संभवतः प्रसव की संभावनाएं बनती है, तो उस वक्त मंगलदेव नीच के होकर के बकरी है, तो ऊंच के हो गए ना। लेकिन कब मार्गी होंगे, कब बकरी होंगे, यह तो हम लोग फलादेश के लिए आकलन करते हैं, लेकिन वास्तव में लग्नेश है तो कमजोर ना। लग्नेश कमजोर हो गया कि नहीं हो गया? वैसे बकरी ग्रह जो भी होते हैं काफी बलवान हो जाते हैं, लेकिन अभी नीचा अभिलाषी भी है। लेकिन उस समय अंशात्मक मान इनका कमजोर है। जिस तारीख को हम लोगों ने देखा है अंशात्मक मान कमजोर देखा है। कितना अंशात्मक मान है? तो 1 डिग्री के आसपास में है। कितने डिग्री के आसपास में है? 1 डिग्री। 1 डिग्री के आसपास में है। उससे जितने पहले हम लोग देख रहे हैं, उससे जितने पहले यानी कि 1 महीना पूर्व हम देख लिए तक मंगल देव बकरी हैं, कर्क राशि में है, लेकिन 11 अंशों के हैं। लेकिन 11 अंशों के हैं, यानी कि जितना, यह दिसंबर की बात है। दिसंबर में कितने दिसंबर को हमने देखा? तो 19 दिसंबर को 11 अंश के हैं बकरी। जितना समय आगे जा रहा है तो एक तो बकरी है, लेकिन अंशात्मक मान तो कमजोर होता चला जा रहा है। उस समय क्या किसी सुभग्रह से दृष्टियुक्त होंगे तो मंगल पर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ेगी। बात जनवरी की है, तो जनवरी में शुक्रदेव कहाँ रहेंगे? जरा शुक्र की भी स्थिति देख ले। तो जनवरी में शुक्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे। यहाँ पर कितने अंश के हैं शुक्रदेव? तो 18 अंश के हैं, यानी कि कुछ दिन बाद तक रहेंगे, कुछ दिन पहले से लेकर। कुंभ राशि में शुक्रदेव यहाँ पर रहेंगे, तो फिर मंगल पर तो दृष्टि पड़ेगी ही नहीं ना। शुक्र की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी? नहीं पड़ेगी गुरुदेव। गुरुदेव, और गुरु की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है। गोचर के गुरु की भी दृष्टि मंगल पर नहीं है, गोचर के शुक्र की भी दृष्टि मंगल पर नहीं है। यानी शुभग्रह से दृष्टि युक्त दृष्टि लगने से नहीं है। तो हम लोग अब क्या उपाय कर सकते हैं, क्या संभावनाओं को हम लोग देख सकते हैं, सो आप लोग अब आकलन करें, फिर हम अपनी बात रखेंगे। हम लोगों ने काफी कुछ अध्ययन किया। लवनेश को पावर देनी पड़ेगी। हाँ, यदि यही स्थिति अगर कोई पुरुष का कुंडली मिल जाए और बच्चा के लिए जन्म के लिए बाद में पूछ दे, तो यही नियम जो हम लोगों ने लग्नेश को देखा कि लग्नेश क्या पीड़ित हो रहा है, तो यदि किसी पुरुष पुरुष की कुंडली है तो सप्तमेश की स्थिति हम लोग देखेंगे इसी नियम से। अगर लग्नेश खराब है तो मां को समस्या,
अगर पुरुष की कुंडली है, सप्तमेश खराब है प्रसव के समय में गोचर में, तो भी माँ को समस्या। यदि पुरुष की कुंडली है और संतान के प्रसव के समय में अगर सप्तमेश खराब हो गोचर में, तो माँ को समस्या होने की संभावनाएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बनेंगी। अगर हाँ, D1 का लग्नेश यदि D7 कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाए और अपने शत्रु राशि का हो, तो सदैव ही प्रसव के समय में बच्चे की संभावनाएं, बीमार होने की संभावनाएं बनती। तो यहाँ लग्नेश स्वयं दाम्पत्य जीवन D7 कुंडली के में 12वें भाव में मंगल है, तो थोड़ा यह भी जन्म के समय में बीमारी की तरफ इशारा करता है। एक बात तो दिख रही है कि बच्चे का जब जन्म होगा तो एक तो ऑपरेशन तो होगा, और क्योंकि लग्नेश भी केतु से पीड़ित है और नवम भाव भी केतु से पीड़ित है, तो वो ऑपरेशन तो करवाएंगे। नवम भाव 12वें भाव मतलब हॉस्पिटल भाव में है, तो वो तो पक्का हॉस्पिटल में ही होगा। क्यों क्यों होगा कि वो उसकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी वीक दिख रही है, सांसों की समस्या, तो वो उसको होते ही से वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, और वो रिकूप कर लेगा वो। क्यों कि वो सूर्य उसका वहाँ लग्न में, मतलब संतान की लग्न मान लें उसको, तो वो मजबूत है वहाँ पर 19 डिग्री का। चलिए, अब इसके बाद में हम लोगों ने आज की कक्षा में क्या सीखा, एक दो लाइन में समझते हैं। इस कुंडली में संतान के कारक, नहीं, संतान धारक, संतान धारक किसे कहते हैं? तो भी संतान कारक, इस कुंडली में संतान के कारक ग्रह जो भी हैं वे अपने मित्र राशि में हैं, मजबूत हैं, एवं भाव के स्वामी भी हैं जो मजबूत है, लेकिन अकारक जो बन जाते हैं तो संतान से संबंधित अच्छी स्थिति नहीं है, और दशा भी अभी उन्हीं की चल रही है, देवगुरु बृहस्पति की ही दशा चल रही है। इसलिए प्रथम दृष्टिया सबसे पहले तो गुरु की उपाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। गुरुजी। करनी चाहिए। एवं संतान धारक ग्रह, ये तो कारक हो गया, धारक किसे कहा जाता है? संतान धारक ग्रह लग्नेश, यदि महिला की कुंडली है तो लग्नेश को से लग्नेश अभी है, दे प्रथम दृष्टिया यहाँ पर देख रहे हैं कि लग्नेश मजबूत है, लेकिन वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में यहाँ पर है नीचाभिलाषी हो गए, कमजोर हैं, और हमें तो परिणाम वर्तमान के ही देखने हैं, इसलिए कमजोर स्थिति हो गई। एवं बकरी हैं तो हमेशा थोड़े बकरी रहेंगे। हो सकता है कि जब ज्यों ही यह राशि परिवर्तन यहाँ पर हो और नीच के हो जाए, तो माँ का स्वास्थ्य भी खराब होने की संभावनाएं बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है गुरुदेव। जब लगने से ही नीच राशि में आ जाए तो संभावनाएं तो बन सकती है स्वास्थ्य हानि की भी, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। उपाय के लिए मंगल का उपाय करना आवश्यक है, क्योंकि मंगल देव नीच राशि में प्रवेश करने वाले हैं, लग्नेश भी हैं, सभी कुछ तो सहन इन्हीं को करना है, लग्न को ही करना है, एवं संतान के कारक ग्रह को करना है, देवगुरु बृहस्पति भावेश को करना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान यही देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से ही हो रही है ना। देवगुरु बृहस्पति से ज्यादा सबसे नुकसान हो रहा है, किससे हो रहा है? गुरु से हो रहा है गुरुदेव। गुरु से ही हो रहा है।
और गुरुदेव ऊंच के हैं, तो इनका उपाय यदि किया जाए तो वैदिक मंत्रों से किया जाए, तांत्रिक मंत्र बिल्कुल नहीं। पहले गुरुदेव का उपाय किया जाए वैदिक मंत्रों से, मंगल का भी हवन किया जाए, 200 400 एक माला 2 माला जितना हो सके, लेकिन गुरु के उपाय करने के बाद आशा करते हैं कि आज की विषय वस्तु आप लोगों को पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। यदि आज की कक्षा में